अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, क्योंकि आज की क्लास में मैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रितेश को। वहाँ पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो वहाँ आप तक जो है पहुँच जाएगा। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है, सर्वदाता किस रुधिर वर्ग का होता है? यानी सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं? ब्लड ग्रुप ए को, बी को, ए बी को या ओ को? यानी विच ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप कर दीजिएगा, विच ब्लड ग्रुप डज द यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर कर दीजिएगा। चलिए बताइए तो जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। यानी यहाँ पे ये पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप को हम लोग सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। यानी किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह के नाम से जानते हैं? बताइए। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी ओ, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे याद रखना है ब्लड ग्रुप ओ को, है ना, ब्लड ग्रुप ओ को जो है सर्वदाता यानी क्या कहते हैं बच्चों? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ को जो है सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता। क्योंकि बच्चों इसमें कोई एंटीजन जो है नहीं पाया जाता, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार देखिए, एक तो होता है सर्वदाता, एक होता है सर्वग्राही। चलिए, सर्वग्राही का बताइएगा कि किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है? बताइएगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? यानी सर्वग्राही रक्त समूह से किस रक्त समूह को जानते हैं? सभी बच्चे बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है ना, ब्लड ग्रुप ए बी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? ए बी को, है ना, रक्त समूह ए बी को जो है सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहेंगे। और इसमें भी जो है बच्चों इसमें भी जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता था, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना, इसमें कोई जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, ये भी याद रखना है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर सर्वदाता की बात करें कि सर्वदाता रक्त समूह किसको कहते हैं, वो को कहते हैं, और सर्वग्राही रक्त समूह किसको कहते हैं, तो ए बी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कभी कभी ये भी पूछा गया है कि भाई देखिए, ब्लड ग्रुप की बात आ रही है, अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यानी रक्त समूह की खोज किसने की थी? कोई बता सकता है? रक्त समूह की खोज आ रखा है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो है रक्त समूह की खोज की गई थी। ठीक इसी प्रकार एक है बच्चों रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन। रक्त परिसंचरण की बात करें यानी ब्लड सर्कुलेशन इसकी खोज किसने की? हाँ जी, तो इसकी खोज किसने की? विलियम हार्वे जी ने किया था, ठीक है, याद रखना है, विलियम हार्वे जी के द्वारा किया गया था। चलिए बच्चों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें से नस्ल सुधारना कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें जो है नस्ल सुधारा जाता है, वो क्या कहलाता है? कौन सी शाखा है? यूजेनिक्स, यूथेनिक्स, आनुवांशिकी या पारिस्थितिकी? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें नस्ल सुधारना होता है वो क्या कहलाता है? जिसमें से नस्ल सुधारना है वो क्या कहलाता है? वो कौन सी शाखा है बच्चों? बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए यानी यूजेनिक्स, देन आपका आंसर सही है ना। तो यूजेनिक्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी
यूजेनिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग नस्ल सुधारने जैसी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि पिता ए रुधिर वर्ग एवं माता बी रुधिर वर्ग की है तो संतान होगी। बताइए, संतान जो होगी वो ए बी तथा ओ वर्ग समूह का होगा, या ए तथा बी वर्ग समूह का होगा, या ए तथा ओ वर्ग समूह का होगा, या ओ वर्ग समूह का होगा। जल्दी से बताइए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे पिता है ना, पिताजी, और इनका ब्लड ग्रुप जो है ए है, ठीक है, और माता जी हैं, इनका ब्लड ग्रुप बी है। तो बच्चों जो संतानें होंगी, है ना, जो पुत्र या पुत्री होंगी, है ना, तो इनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? तो बच्चों इनका ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है, या बी, या ए बी, या फिर ओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? यकृत का एक भाग है, आरएनए का एक भाग है, क्रोमोसोम का एक भाग है, या डीएनए का एक भाग है? जल्दी से बताइएगा, जीन क्या होता है? हाँ जी, जीन क्या होता है? तो वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, ये है एक डीएनए का भाग। डीएनए का भाग है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो जीन क्या होता है बच्चों? डीएनए का एक भाग है। याद रखना है बच्चों, जोहानसन ने 1909 में सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगर आपसे पूछे कि जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बच्चों याद रखना है, जोहानसन ने। जोहानसन ने सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन जो है आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई है। सभी जीन जो है ना, ये डीएनए की बनी होती है। जितनी भी जीन होती है बच्चों, जितनी भी जीन, ये सभी जीन जो है, सभी जीन ये डीएनए की बनी होती है। और डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवांशिकी कूट निहित रहता है, वही जीन कहलाता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर आर एंजाइम्स मोस्ट एक्टिव? बताइए, 38 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, या 40 डिग्री सेल्सियस? आपको बताना है किस तापक्रम पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। तो जी हाँ, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट। वेरी गुड। तो यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, यानी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ये एंजाइम है क्या बच्चों? एंजाइम क्या है? तो आपको याद रखना है, एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होते हैं। यानी एंजाइम जो है, यहाँ से लिख सकते हो बच्चों, एंजाइम एक प्रकार का, है ना, एंजाइम जो है एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होते हैं। जैविक उत्प्रेरक का मतलब क्या हुआ बच्चों? बायो कैटालिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम इज ए टाइप ऑफ बायो कैटालिस्ट। यहाँ पे लिख सकते हो, जैविक उत्प्रेरक क्या होता है? बायो कैटालिस्ट। ठीक है, हाँ, कैटालिस्ट। तो बच्चों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे किस तापक्रम पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? तो ये 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक्टिव हो जाते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाउ मच एनर्जी डज ए हेल्दी ह्यूमन नीड पर डे? 3600 कैलोरी, 2900 कैलोरी, 2400 कैलोरी, या 1000 कैलोरी? जल्दी से बताइएगा, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2900 कैलोरी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 2900 से लेकर 3500 तक कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने वाला फूड की आवश्यकता होती है। यानी 2900 से लेकर 3500 तक के कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक जो है भोजन की आवश्यकता होती है हर एक मनुष्य को पर डे, है ना। तो आपको याद रखना है 2900 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन का संचय होता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर रुधिर में, अग्नाशय में, यकृत एवं पेशियों में या अमाशय में। ग्लाइकोजन इज स्टोर, जल्दी से बताना है ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है, इसका संचय कहाँ होता है। तो जी हाँ प्यारे मित्रों, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर सी यानी यकृत एवं पेशियां, देन आपका आंसर सही है, यानी लीवर एंड मसल, लीवर एंड इन मसल, ठीक है, इन मसल्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? तो ग्लाइकोजन क्या है? तो यह एक ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है। क्या होता है बच्चों? ये एक ग्लूकोज का ही क्या है? फॉर्म है। ये ग्लूकोज का ही एक फॉर्म होता है और ये हमारा कहाँ संचय होता है, यानी कहाँ स्टोर होता है? तो ये हमारा यकृत और पेशियों में संचय होता है इसका, ठीक है, यकृत और पेशियों में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रुधिर, रुधिर में, रुधिर देखिए, रुधिर क्या है? ब्लड है। और ये क्या, एक तरह का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का परिवहन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, यानी ये हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। बात करेंगे अग्नाशय, तो ये क्या होता है बच्चों? ये हमारे पेट के पीछे स्थित का एक अंग है और ये एंजाइम बनाता है जो भोजन पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? तो यकृत में एवं पेशियों में, है ना। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय होता है, किसके द्वारा होता है बच्चों? ग्लूकोज के द्वारा, वैसोप्रेसिन के द्वारा, इंसुलिन के द्वारा या ऑक्सीटोसिन के द्वारा। जल्दी से बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेटाबॉलिज्ड इन द बॉडी। जल्दी से बताइएगा, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इंसुलिन क्या एक तरह का हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन होता है और ये हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित होता है। ये तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि इंसुलिन जो हार्मोन है ये बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, यानी सिक्रेट होता है, और ये भी जो है मुख्य रूप से प्रोटीन ही होता है, ठीक है। और ये कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय के लिए कौन महत्वपूर्ण होता है? इंसुलिन होता है। देखिए कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? मधुमेह रोग होता है ना, यानी डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज़ कहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? जल्दी से बताना है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा के कारण, वसा उत्तक के अधिक होने के कारण, या प्रोटीन के अधिक होने के कारण, या संयोजी उत्तक के अधिक होने के कारण? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे बिल्कुल फास्ट। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट बताइए सभी स्टूडेंट। हाँ जी, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो यदि आप लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी वसा उत्तक की अधिकता, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है आपको कि वसा की अधिकता से शरीर का जो है मोटापा हो जाता है और कई तरह की बीमारियां भी होती हैं, जैसे हार्ट का बीमारी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ने लग जाता है ना। तो आपको याद रखना है, मोटापा जो है किसकी अधिकता के कारण होता है? तो वसा, शरीर में जो है वसा की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए जो है ये मतलब मोटापा हो जाता है ना, यानी लोग मोटे हो जाते हैं और इसमें कई सारी बीमारियां हो जाती है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन का भागफल होता है। जल्दी से बताइए, 4, 2, 3 या 1? देखिए बच्चों, ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे श्वसन का भागफल यानी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, है ना। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, देखिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का एक फॉर्मूला होता है, यानी RQ बराबर हो जाता है, आपको याद रखना है, CO2 अपॉन में O2, ठीक है। तो आपको यही बताना है, ठीक है, यानी CO2 अपॉन में O2, कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड है। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या होता है? C2H2O4, ठीक है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा,
है ना, ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है। यानी ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा दोस्तों, ये CO2 और H2O का निर्माण कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से ही इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, तो अब देखिए इसको पहले बैलेंस कर दीजिए। यानी यहाँ पे 4CO2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस करना तो आता ही होगा, यहाँ पे 2H2O हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जब इसको बैलेंस कर दीजिएगा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो CO2 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है ना। CO2 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, अपॉन में O2 का कोफिशिएंट क्या है, O2 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए O2 इसके आगे कुछ भी नहीं है तो ये 1 अंडरस्टूड है, पहले से 1 है तो अपॉन में 1 हो जाएगा। यानी 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 4E आएगा, है ना। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी कोशेंट यानी श्वसन भागफल कितना निकल गया बच्चों, तो ये 4 निकल गया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये दोस्तों पैरामेडिकल 2021 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये पैरामेडिकल 2021 का क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है वह इसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती है। किसका, लिपिड का, न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का या पॉलीसैकेराइड का। यानी जिन कोशिकाओं में, है ना, जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतःद्रवी जालिका होती है वो किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करते हैं, जल्दी से बताइएगा स्टूडेंट, बिल्कुल फास्ट सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। तो वेरी गुड, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर ए यानी लिपिड, देन आपका आंसर सही है ना। तो लिपिड का निर्माण जो है वह बड़ी मात्रा में करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये लिपिड है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लिपिड क्या है तो यह एक अघुलनशील पदार्थ होता है। क्या होता है ये, अघुलनशील पदार्थ है। क्या है बच्चों, अघुलनशील पदार्थ है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों एवं वनस्पतियों के ऊतकों का निर्माण करता है ना। और लिपिड जो है अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये भी क्या है, एक लिपिड का प्रकार है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए प्रोटीन की बात आई है तो एक प्रश्न आपके पैरामेडिकल मैट्रिक वाले एग्जाम में पूछा गया था कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, शायद मैंने पहले भी बता चुका है, बताइए तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। हाँ जी, तो 2 रोग होते हैं बेसिकली जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक है मरासमस, मरासमस का रोग होता है, और एक क्वासियोरकर। ठीक है, क्वासियोरकर। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना है, ये दोनों जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है और ये भी आपके बिहार पैरामेडिकल 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन है, डीएनए में कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। इसकी खोज किसने की थी, डीएनए में, है ना, डीएनए में, जल्दी से बताइएगा। देखिए ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बेस कंपोजिशन के ऊपर ये थ्योरी है ना। ये इसको किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी, कोई बताएगा। डीएनए में कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ गुआनिन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ थायमिन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ साइटोसिन। तो इसकी खोज किसने की थी। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आप लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी यानी चारगाफ, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है चार ग्राफ, है ना, चारगाफ रूल जो है ये किसने दिया था, तो इसको इरविन चारग्राफ ने ही दिया था। और ये रूल जो है ना, ये क्या एक तरह का रूल है। इस रूल में जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बेस कंपोजिशन के ऊपर है। यानी ये जो रूल है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए का बेस कंपोजिशन के ऊपर है, और इसको किसने दिया था, चारगाफ ने दिया था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है, कौन एक पैरासाइटिक प्रोटोजोआ हो जाएगा, बताइए। अमीबा हो जाएगा, जियाड्रिया हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, या साइकन हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। और ये भी पैरामेडिकल 2021 के परीक्षा में पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन एक, है ना, परजीवी प्रोटोजोआ है। परजीवी प्रोटोजोआ क्या होता है, ये परजीवी प्रोटोजोआ, परजीवी प्रोटोजोआ ये क्या होता है बच्चों। तो देखिए
परजीवी प्रोटोजोआ जो है परपोषी के उत्तकों पर रहते हैं, यानी एक तरह का बोल सकते हो कि जिन प्रोटोजोआओं में क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जिन प्रोटोजोआओं में क्या होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट होता है, और वह पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें ही हम लोग परजीवी प्रोटोजोआ कहते हैं। और परजीवी प्रोटोजोआ के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, तो बच्चों दो होते हैं, याद रखना है कौन कौन से। हाँ जी, कौन कौन से, तो यूग्लिना हो जाएगा एक आपका, ठीक है, यूग्लिना हो जाएगा इसका उदाहरण, और एक वॉल वॉक्स हो जाएगा, ठीक है, वॉल वॉक्स। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल वॉक्स तो दिया नहीं है, वॉल वॉक्स को अच्छे से लिख लो बच्चों, वॉल वॉक्स, वॉल वॉक्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो वॉल वॉक्स तो दिया नहीं है, ठीक है, वॉल वॉक्स तो दिया नहीं है, वॉल वॉक्स तो दिया नहीं है, लेकिन यूग्लिना दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है, यानी थर्ड आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसमें पत्तियां भोजन व जल संग्रह करती है, किसमें, किसमें पत्तियां जो है भोजन व जल संग्रह करती हैं, बरगद, प्याज, ग्वारपाड़ा या नागफनी, जल्दी बताइएगा किसमें पत्तियां जो है भोजन व जल को संग्रह करती है, जल्दी बताइएगा इसमें किसमें पत्तियां जो है भोजन व जल संग्रह करती हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, ये भी आपके बिहार पैरामेडिकल 2021 का प्रश्न है, पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्याज। तो प्याज क्या है बच्चों, तो यहाँ से याद रखना है प्याज क्या है, तो प्याज एक संशोधित पत्तियां है, क्या है, प्याज एक संशोधित पत्तियां है, क्या है बच्चों, प्याज एक संशोधित पत्तियां है जो भोजन व जल और खाद्य सामग्री को संग्रह करती है। यानी यहाँ पे लिखना है प्याज जो है संशोधित पत्तियां है जो जल और भोजन और खाद्य सामग्री को क्या करती है, स्टोर करती है, यानी संग्रह करती है, और खाद्य सामग्री को स्टोर करती है, खाद्य सामग्री को संचित करती है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, बताइएगा। देखिए बात आई है प्याज का, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्याज जो है किसका रूप है, प्याज जो है किसका रूप है, जल्दी से बता दीजिए, कई बार मैं बता चुका हूँ, प्याज किसका रूप है, प्याज जो है किसका रूप है। चलिए पहला ऑप्शन मैं देता हूँ, भूमिगत जड़ का, भूमिगत जड़ का ये रूप है, या भूमिगत तने का रूप है। तो जल्दी से देखिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये आंसर देना होगा, क्लास ओवर हो जाने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ठीक है। यानी प्याज किसका रूप है, भूमिगत जड़ का या भूमिगत तने का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और क्लास कैसी लगी है आज की इस क्लास का फीडबैक भी आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक ले बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।